नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में हालात बुरे दिनों की गवाही दे रहे हैं और अच्छे दिन लाने का दावा करने वाले मोदी इन हालात पर न कुछ बोलने को तैयार हैं और न करने को तैयार हैं। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने आगे बढ़कर मोर्चा तो संभाला ही है और अब वो युवाओं को साथ लाकर बड़ा संदेश दे चुके हैं कि युवा का भविष्य ही देश का भविष्य भी तैयार करेगा। आप जानते हैं कि कल कोटा में राहुल गांधी बड़ी रैली यानी महारैली करने जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। आइए सबसे पहले राहुल गांधी के इस संदेश से आज के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बैठा लीजिए। भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे हैं। पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण घोटाले, इन्हीं औजारों से वो हर दिन करोड़ों सपने तोड़ रही है। याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। यही सब आपसे विस्तार से कहना है, इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूं। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज को आइए कोटा में हुंकार बनाएं। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि देश के छात्रों, युवाओं की जो हुंकार है उसको, उनकी गूंज को हुंकार बनाएं। ये बात राहुल गांधी आखिर क्यों कह रहे हैं, यहां तक आए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल की इस रैली के लिए कांग्रेस की तरफ से तो तैयारी है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के पोस्टर कोटा की सड़कों से उतारे जा रहे हैं, जी हां, कोटा, आप जानते हैं कि कोटा जो है वो ओम बिरला साहब का होम टाउन भी है। वहीं से संसद में चुन के वो आए हैं ओम बिरला साहब, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और राहुल गांधी के पोस्टर वहां इसलिए उतारे जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कल हुंकार भरने वाले हैं, छात्रों के बीच पहुंचने वाले हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात यहां एक इंपॉर्टेंट और भी है, जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के जरिए, वो ये, और सोशल मीडिया पे ये बात खूब चल रही है कि वहां के छात्रों को पहले से आगाह कर दिया गया है, चेताया गया है, धमकाया गया है कि कल अगर रैली में गए तो फिर हमारे इंस्टीट्यूट से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो दो बातें, राहुल गांधी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और छात्रों को कहा जा रहा है कि आपको वहां नहीं जाना है। तीसरी बात, कल शाम को 7:30 बजे राहुल गांधी संबोधित करेंगे छात्रों को और लगातार वो बता रहे हैं। और ये बीजेपी दूसरी तरफ से अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी जानती है कि राहुल जब सड़कों पे उतरेंगे तो माहौल कैसा पलट सकता है और इसी बात से अब बीजेपी डर रही है। बीजेपी को अब टीएमसी से भी डर लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट पर अपनी हार को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची हैं। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ी थी, लेकिन वहां हार गईं और अपनी हार को चुनौती देने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट वो पहुंची, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने एक याचिका और हलफनामा दायर किया है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी आज यानी मंगलवार को दोपहर को पार्टी की नेता डोला सेन और विधायक कुणाल घोष के साथ अचानक हाईकोर्ट पहुंची थी। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दूसरी बार अदालत पहुंची थी और इससे पहले बीते महीने एक मामले में जिरह के लिए वो अदालत में एक वकील की भूमिका में पहुंची थी। पहुंचने पर वकीलों के एक गुट ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी, नारे लगाए थे और विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन ममता के तेवर बता रहे हैं कि न टीएमसी के टूटने और न सत्ता जाने से वो पीछे हट रही हैं, बल्कि वो अभी डटी हुई हैं। उधर टीएमसी के नेता अलग हो गए हैं, फिर भी आपस में आप देख लीजिए, कहा जा रहा है 20 जो हैं वो बगावत कर दिए, बागी हो गए, 20 के 20 एक नई पार्टी में चले गए। छोटी पार्टी है लेकिन वहां भी छप्पर फाड़ कर मिला है उस पार्टी को भी, आप जानते हैं एनसीपीआई जो है। लेकिन यहां पर एक दूसरी दिक्कत आ गई है, ये आपस में भिड़ रहे हैं। वो भिड़ रहे हैं, क्यों भिड़ रहे हैं, इस बारे में कीर्ति आजाद बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया है जरा सुन लीजिए और इस पे भी चर्चा करेंगे। चर्चा जो है वो राहुल गांधी की जो कल की रैली है उस पे भी, और थोड़ी सी चर्चा अगर समय रहा तो आरएसएस पे भी करना जरूरी होगा। आरएसएस के अंदर खाने क्या चल रहा है उस पर बात करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये कीर्ति आजाद को सुनिए क्या कह रहे हैं। वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी,
गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी ये वही बात हो गई कि तुम किसी, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, किसी कंपनी में घुस जाओ। ये डेमोक्रेटिक नहीं है काम, ये काम है कॉर्पोरेट कंपनी में तुम घुस जाओ, उसके साथ में तुम मर्जर कर लो, जो डेड कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, उससे मर्जर कर लो, 5-5 करोड़ ले लो और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दो। ये है, देखिए, इलेक्शन कमीशन का। आप ये देख सकते हैं, सर्कल में लगाया हुआ है नेशनलिस्ट, इसका नंबर है 1225, 1225। देख लीजिए आप, ये देखिए मेरी उंगली रखी। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर कीर्ति आजाद को। कीर्ति आजाद यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे कि नेशनलिस्ट जो पार्टी एनसीपीआई है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी कौन है, क्या है, और जो साहब लोग गए हैं वो आपस में कैसे भिड़ रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये बातें हो रही हैं और खूब होंगी आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले जो चीजें चल रही हैं इस देश में, सियासत में 3-4 मोर्चे खुले हुए हैं दोस्तों। एक मोर्चा राहुल गांधी ने खोल रखा है, एक मोर्चा उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोला है, और बीजेपी उस पार्टी को हड़पने की जुगत में जो मोर्चा खोल रखी है, तो वो तीसरा मोर्चा है ममता बनर्जी का, मोर्चा नंबर 2, मोर्चा नंबर 1 राहुल गांधी, मोर्चा नंबर 3 बीजेपी, और यहां मोर्चा नंबर 4 जो है वो आने वाले समय में एक और खुलने जा रहा है, और वो है आरएसएस आखिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, इसका भी, इस पर भी चर्चा होगी। आने वाले समय में खूब चर्चा होगी। सियासी तौर पर इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रियांक खड़गे, आप जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बात कही जा रही है इस बात को और प्रमुखता के साथ में। मोर्चा नंबर 5, वो भी बता दूं, 5वां नंबर, ये चौथा था, 5वें नंबर पर राम मंदिर का घोटाला, अयोध्या राम मंदिर, जिसके लिए बीजेपी क्या क्या नहीं की। राम मंदिर में यह हालत हो गई कि 5 जो जज थे, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से 4 जस्टिस आकर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने ही, उनमें से कईयों ने फैसला उस पक्ष में दिया था। ये सब कुछ आप जानते हैं, कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, सब पुरानी बातें हैं। लेकिन ये 5 अलग अलग मोर्चे हैं। इन मोर्चों को अगर देखिए, जोड़िए, तो क्या देश की सियासत में कुछ नया होने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अब राहुल गांधी का ऐलान क्या बीजेपी के सत्ता से हटने का शंखनाद होगा। ये सब कुछ यहां आज जानेंगे हम इस चर्चा में। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये दिन, और इसमें कुछ कुछ और चीजें हैं। एक अभी मैं कह रहा था आपको, पोस्टर वाली बात में कह रहा था कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उधर कोटा, और कोटा पहुंचने से पहले उनके पोस्टर्स को हटाइए। देखिए, ये पोस्टर देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके पोस्टर्स को आखिर कौन हटवा रहा है? राहुल गांधी
के नाम के उनके फोटो के साथ और विपक्षी दलों के लोगों के जो नेता हैं उनके बयान के साथ दिल्ली में 8 जून को पोस्टर्स लगा दिए गए थे। वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ था, राहुल गांधी के खिलाफ था और वो राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश थी। आपने देख लिया जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी। और दूसरी तरफ यहां आप ये देखिए कि कोटा में कल राहुल गांधी जाने वाले हैं, उससे पहले जितने पोस्टर्स लगाए गए थे उन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? ये सब कुछ बताता है। ये सारी चीजें अगर इनको आप जोड़ने की, डॉट्स मिलाने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी हलचल है और बहुत तेज हलचल है। और बिगड़ते हालात पर राहुल गांधी का क्या है बड़ा दांव और ममता ने चुनाव आयोग को कोर्ट में कैसे घसीटा है, उसकी एक छोटी सी बानगी आपके सामने रख चुका हूं। इन तमाम मसलों पे चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमनेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं और अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तेकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, 5 मोर्चों की बात मैं कर रहा था, लेकिन शुरुआत राहुल गांधी के जो पहला मोर्चा है, राहुल गांधी का आपने देखा एक भाषण पिछले दिनों उन्होंने पॉडकास्ट के जरिए अपने भाषण को पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में जारी किया। डिमांड पे, हम लोगों की डिमांड भी थी कि हिंदी में जारी कीजिए। उसमें उन्होंने जो बातें कही थी उसमें एक बात जो उन्होंने कही थी कि अब प्रतिरोध करना होगा, यानी रेजिस्टेंस की बात उन्होंने कही थी। और अब आपकी डिमांड थी स्वामी जी कि राहुल गांधी को, खासकर राहुल गांधी को, विपक्ष के तमाम नेताओं की बात आप करते हैं, राहुल गांधी को सड़क पे आना चाहिए। कल भी राहुल गांधी सड़क पे दिखाई देने जा रहे हैं। अब उस जेन जी की बात हो रही है, उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिन स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी मिलते रहे हैं। लगातार नीट परीक्षा में जो धांधलियां हुई हैं, सीबीएसई में जो धांधली हुई है, इन सब का जिक्र राहुल गांधी करते रहे हैं। लेकिन उनके बीच जाने से पहले आखिर क्यों हड़कंप मचा हुआ है कोटा में? क्यों कहा जा रहा है कि अगर उसमें गए, उस रैली में गए तो ये मान लो कि तुम्हारा यहाँ जो एडमिशन है वो खत्म, यानी तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं रहोगे। क्यों आखिर, और इसके पीछे कहानी क्या है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। अगर इतनी ज्यादा गड़बड़ाहट है, अगर उनके पोस्टर उतारे जा रहे हैं, अगर वहां पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पे दबाव डाला जा रहा है कि अपने छात्रों को मीटिंग के लिए न निकलने दें, ऐसा इंदिरा जी के समय में भी हुआ था जब शोले पिक्चर लगाई गई थी, इसलिए कि लोग वहां न जाएं। देखिए, जहां तक मैं प्रवृत्ति, इसका मतलब यह खतरा है, इसका माने उनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ये कह रही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां, बच्चे वहां इकट्ठा होने वाले हैं और बहुत बड़ा जमघट लगने वाला है। अच्छा, कंपैरिजन कर लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी का और कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मैसेज दिया जा रहा है कि इन्हें परमिशन दे दी गई है, इसलिए कोई लाठीचार्ज। इसका मतलब जो भी वहां आए ये ना सोच के आए कि वहां पे किसी प्रकार का आक्रमण हो सकता है, किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद अगर 2000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जो मुझे अपनी सूचना मिली है उसके अनुसार बहुत बड़ी वहां पे जमघट लगने वाला है। और जो फॉर्मेट चुना है राहुल गांधी ने, देखिए फॉर्मेट उन्होंने चुना है, वह भाषणबाजी नहीं होगी कि नेता आया, नेता ने मन की बात की और नेता चला गया। बच्चे, देखिए बच्चों की प्रवृत्ति को मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अध्यापन किया है। बच्चे जो है बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं करते, इसलिए मैंने भी अपनी क्लास में हमेशा संवाद स्थापित किया है, बच्चों से संवाद स्थापित किया है। और मेरा तो स्टाइल ही ये था, बच्चों तुम प्रश्न पूछो इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, और हम लोग डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, लेट अस हैव ए डिस्कशन। क्योंकि मैं मानता हूं कि वरना समस्या ये होती है, टीचर तो अपने ज्ञान के लेवल लेके आता है, स्टूडेंट को बात समझ में नहीं आती और फिर एक कम्युनिकेशन गैप स्थापित हो जाता है। तो राहुल ने कहा है पहले एक प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद जो बच्चे जो पीड़ित हुए हैं नीट के एग्जाम की वजह से उनका प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे और हजारों बच्चों से 2-3 घंटे तक वो संवाद करेंगे। देखिए, ये आदमी कौन कर सकता है, एक बात बताइए राजीव जी, कौन अध्यापक ये चैलेंज स्टूडेंट को दे सकता है कि आइए कोई भी प्रश्न लेके आइए एंड लेट अस डिस्कस एंड डेलिबरेट। और ये बात अगर कोई नेता कहता है, इसका माने वो अपने कैलिबर को जानता है, वो जानता है कि बच्चे प्रश्न पूछेंगे। देखिए, बच्चों की एक मैं आपको क्वालिटी बता दूं, और मैंने क्लास में ये देखा, पहले सेशन में बच्चे अपने टीचर की ताकत को पहचान लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि भाई टीचर ज्ञानी है या अज्ञानी है। जो अज्ञानी टीचर्स होते हैं नॉर्मली मैंने देखा वो क्या करते हैं, क्लास के अंदर आतंक मचा देते हैं
कि स्टूडेंट्स तुम लोग प्रश्न नहीं पूछोगे, अगर पूछोगे तो तुम्हारे इंटरनल में मार्क कम कर दूंगा। और मैंने हमेशा ये चैलेंज किया, जहां टीचर जो बैठते थे, मैंने कहा बेटा स्टूडेंट्स तुम्हारे को मैं एक चैलेंज देता हूं, हर टीचर की लाइफ को मुश्किल बना दो, इतना मुश्किल बना दो कि टीचर पढ़ के आए, बिना पढ़े वहां के नोट्स एक तरफा मन की बात करे और निकल जाए, ये सब बात मत करने देना। यही राहुल गांधी वहां कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब यह है, राहुल गांधी अगर विदेश की यूनिवर्सिटीज में जाके, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जाके वहां के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल से डेलिबरेट कर लेते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे रघुराम राजन से भी डिस्कशन कर लेते हैं, इसका माने देखिए आप एक बहुत हाई कैलिबर का आदमी और एक लो कैलिबर का आदमी आपस में डिस्कशन कभी नहीं कर सकते। मन की बात करके तो निकल सकता है, लेकिन डेलिबरेशन नहीं कर सकता। ये मॉडल बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरे बात मैं कहता हूं, आखिरी बात कहता हूं, देखिए आपने भी बच्चे जब रहे होंगे आपको याद होगा, ये युवा जो होते हैं ये 16 से 20 साल के बच्चे होते हैं ना। जैसे हम भी बच्चे थे तो हम कहते थे, हमारे माता पिता कहते थे, इनकी प्रवृत्ति बंदर जैसी होती है, इन्हें जिस चीज पे जितना ज्यादा रोका जाता है ये उतना ज्यादा उसको करते। तो अगर इनको साइकोलॉजिकली आपको हैंडल करना है, इनको इनडायरेक्टली मैसेजेस देके समझाइए, इनको किसी चीज की बंदिश मत लगाइए। अगर बंदिश लगाएंगे तो ये वही करेंगे जिसके लिए इन्हें रोका जाएगा। तो जितना ये कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को खुला मंच दे रहे हैं, जब इन्हें लगा कि यार वो कंट्रोवर्सी नहीं बन रही है तो आरएसएस के आदमी से पिटवा दिया जिससे एक बाइनरी बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। कल के न्यूज पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो राहुल गांधी ने, जो हम लोगों ने उनको एक चैलेंज दिया था, जो वीर आदमी होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, जिसकी आत्मा के अंदर उसका आत्मबल होता है, वही इस प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करता है। और मैं ये समझता हूं कोटा के बच्चों का, राजस्थान के बच्चों का, आसपास के स्टेट्स के बच्चों का, वहां के युवाओं का, वहां के माता पिता का, क्योंकि ये इशू राहुल गांधी का नहीं है, ये इशू मेरा और राजीव जी आपका भी नहीं है। हमको तो नौकरी मिल गई, जी हमारा तो अब फैग एंड कैरियर का है। लेकिन जिन बच्चों के कैरियर के लिए राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं और उनको जिस प्रकार से डिसरप्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों का कर्तव्य है, कोटा के लोगों का मैं आह्वान करता हूं, जाइए, फेस कीजिए, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा तानाशाह कमजोर होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोटा, यहां से शुरुआत राहुल गांधी कल कर रहे हैं, लेकिन इस शुरुआत से क्या किसी अंत की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे? यानी इस सरकार के खिलाफ वो बिगुल फूंक रहे हैं और पहली बार, अभी तक तो युवाओं के अलग अलग टोलियों को वो संबोधित करते रहे, उनको अपने पास बुलाते रहे या उनके पास जाते रहे, लेकिन ये एक बड़ा यानी मास लेवल पर ये काम करने जा रहे हैं। इसका कितना असर हो सकता है? हालांकि कल 7:30 बजे शाम को है जब हम न्यूज पॉइंट करते रहेंगे, उस समय राहुल गांधी की ये रैली है, लेकिन उससे पहले इस पर विवेचना, इस पर विश्लेषण जरूरी है कि ये कितना असरकारी हो सकता है, तब जबकि देश में हम जान रहे हैं कि तमाम एजेंसियां, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, कि तमाम एजेंसियों पर आज की तारीख में बीजेपी का कब्जा है, नरेंद्र मोदी का कब्जा है। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो ऐसे में क्या इससे, इस कल की सभा से, कल के इंटरेक्शन से कोई उम्मीद पाली जाए? प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लोग हैं। कोई इंडिया गठबंधन की बैठक हो, कुछ हो तो एक और कुछ हो जाता है कहीं और फिर ये अपने गोदी मीडिया के सारे एक विमर्श, एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। लेकिन अभी जो आपने गिनाई 5-6 चीजें, यानी पेपर लीक, राहुल गांधी का युवाओं के साथ, छात्रों के साथ इंटरेक्शन, एंगेजमेंट, आरएसएस से कहा जा रहा है कि अब आप भी कागज दिखाइए, जी, रजिस्ट्रेशन कहाँ है आपका। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं बनवाएंगे। तो एक आरएसएस, दूसरा मामला आप देखिए कि इकोनॉमी, पेट्रोल डीजल, प्रधानमंत्री की कल मुलाकात होनी है ट्रंप से, अभी देखते हैं कि क्या होगा। 17 तारीख के कल आज हाथ मिला लिए हैं, आज हाथ मिला लिए हैं मोदी जी। कल उनका मुलाकात होनी, वहां देखना है कि जो हमारे भारतीय मारे गए 3 नाविक, उनका मुद्दा वो उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ईरान की डील हो चुकी है, तेल के दाम नीचे गिर चुके हैं। उसके बाद जो तृणमूल की घटनाएं हैं, वो तमाम सारी जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, 5वां 6ठा घोटाला है।
निर्मोही अखाड़ा ने पहले आरोप लगाया था 1400 करोड़ का विश्व हिंदू परिषद के ऊपर। रामशिलाओं का घोटाला हुआ। उसके बाद आप देखिए कि जमीनों का घोटाला हुआ। जब ये ट्रस्ट बन गया, राम मंदिर ट्रस्ट, जी 2 करोड़ की जमीन खरीद कर 18-20 करोड़ में बेच दी गई। तो ये हुआ। प्रसाद का घोटाला हुआ। ऑनलाइन कोई फर्जी कंपनी आ गई कि फ्री का प्रसाद डिलीवर करेंगे, वो लेके चंपत हो गए। अब वो शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है कि लेकर चंपत हो गए। फिर अब चंपत राय वहां पे हैं। अब आप देखिए कि चंदे का घोटाला हो गया। तो लगातार वहां पे घोटाला हो रहा है। तो इन सारी घटनाओं की दिशा आप देखिए कहाँ है। वो सारी दिशा एक ही तरफ जा रही है। वो जा रही है जी मोदी जी के ही, जिसको कहें कि उनकी बैलेंस शीट में डेबिट एंट्री हो रही है एक के बाद एक, और उसमें वो ऐड कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जहां तक छात्रों का मामला है राजीव जी, बीजेपी के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि जो छात्रों से वो इंगेज करे। अब जी इन्होंने क्या किया आज कि टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया। टेलीग्राम एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, उसको ब्लॉक कर दिया। ये सोच रहे हैं कि उससे पेपर लीक होता है। पेपर उससे स्प्रेड होता है, लीक हो रहा है अंदर से। आप मैसेंजर को मार रहे हैं। अब वो जो टेलीग्राम चैनल है, मैं भी उसमें हूँ, आप भी होंगे, सभी लोग हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब हैं। का बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप में एक लिमिटेड लेवल की फाइल जा पाती है। व्हाट्सएप में वो टेलीग्राम में 2 GB डेटा भी चला जाता है। तो उसमें लंबे लंबे जो छात्रों को नोट्स हैं, जो टीचर्स के वीडियोस हैं, वो उसमें आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं। उसको आपने ब्लॉक कर दिया, अब किसी का नहीं खुल रहा है। आप खोल के देखेंगे, आपका भी नहीं खुलेगा, खुलेगा मैसेज नहीं जाएगा। जी तो सवाल ये है कि आपने उसको टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया, आप सोर्स से जहां से लीक हो रहा है उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। आप इस, और आगे भी ये पेपर री एग्जामिनेशन में लीक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। दूसरे और एग्जाम जो हैं वो लीक नहीं होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मुश्किल क्या है कि बीजेपी के पास और नरेंद्र मोदी के पास युवाओं से इंगेज करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई भाषा नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। ये नफरत की बात कर सकते हैं, कपड़ों से पहचान लो इधर उधर, लेकिन ये छात्रों से वैसे इंगेज नहीं कर सकते जैसे राहुल गांधी करते हैं। तो ये मुश्किल है नरेंद्र मोदी जी की। और फिर तृणमूल का मामला है, उसमें बहुत लीगल उलझने हैं। सेकेंड राउंड में आएंगे तो उसकी लीगल मामले क्या है उस पर थोड़ा सी बात करेंगे। जी राजीव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि तृणमूल का मामला भी है। मामले इसीलिए ये जो 5 अलग अलग मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है, इसके जरिए क्या राहुल गांधी वहां तक पहुंच सके जहां तक पहुंचने की बात वो 8 जून को कर रहे थे। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इस पूरे जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो प्लानिंग है, कल से वो एक नई कहें तो राह पे हैं। नई राह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब यहाँ जेनजी को अट्रैक्ट करना है और उनको एकत्रित करना, अट्रैक्ट नहीं करना, उनको एकजुट करना बड़ा टास्क है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो एक प्रतिरोध का शब्द दिया है वो आंदोलन का पर्याय है। ऐसा नहीं, आंदोलन शब्द जहां हम बोलते थे तो वो इतना कॉमन हो गया था कि अब वो अपना प्रभाव खोने लगा था। तो उसका एक नया समानार्थी शब्द प्रतिरोध उन्होंने रखा है। और प्रतिरोध किस बात का? अन्याय का, गलत का, सत्ता के दुरुपयोग का और डेमोक्रेसी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसका प्रतिरोध, यही उनके आंदोलन का ध्येय है। और अब इस आंदोलन से उन्होंने छात्रों और युवाओं को जोड़ा है। तो छात्रों और युवाओं को जोड़ने का मतलब क्या है? जो एजुकेशन सिस्टम है
उस एजुकेशन सिस्टम जिसको कि मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा तबाह किया है, और उसके अपने कारण हैं। देश जितना अनपढ़ रहेगा उनकी सत्ता उतनी मजबूत होगी। स्कूल बंद किए गए, प्रोफेसर्स घटाए गए, एडहॉक सिस्टम स्ट्रांग किया गया, जो सिलेबस है उसको तहस नहस किया गया, सारी चीजें हुई हैं सिस्टमैटिक ढंग से। शिक्षा से जुड़ी होती है नौकरी, जाहिर है शिक्षा खराब होगी तो नौकरी भी क्वालिटी वाली नौकरी पैदा नहीं होगी, और उनको चाहिए भी नहीं। वो तो इजराइल का ह्यूमन रिसोर्सेज हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। भाई कम पढ़ा लिखा लोग हो, दुनिया में जा करके अपना सेवा दो। तो जो देश राजीव गांधी की दूरदर्शिता के कारण एक आईटी सेक्टर में उभार देखा, दुनिया को लीड कर रहा था यहाँ के युवा, आज वो युवा पिछड़ करके वहां पहुंच गए हैं जब नौकरी करने के बाद पेट नहीं भर रहा है। नोएडा में, पानीपत में, बरौनी में, गुजरात के शहर सूरत में, तमाम जगहों पर कम वेतन के कारण नौकरी के बावजूद पेट नहीं भर रहा है युवा आंदोलन में। तो इस चीज को राहुल गांधी ने समझा कि फ्यूचर ऑफ द कंट्री कहाँ है, एजुकेशन में है, और एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं में है, जो आज देश की आबादी का लगभग 92 करोड़ है। 35 साल से कम उम्र के लोग 92 करोड़ हैं। तो ये जो 91-92 करोड़ लोग हैं, यही देश का फ्यूचर है। तो इस फ्यूचर को अगर हम संवार देते हैं, उसको अगर एजिटेट कर लेते हैं अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो हमारा देश अपने आप ठीक हो जाएगा, सही रास्ते पर चला आएगा। तो ये मूल बात जो उन्होंने पकड़ी है, राजनीति के लिए युवाओं को का इस्तेमाल नहीं, युवाओं के भविष्य के लिए युवाओं का इस्तेमाल। युवा खुद अपना भविष्य कैसे तय करें, इसके लिए उनको समझाना, इसके लिए उनको तैयार करना, ये एक बड़ा काम एक राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं यहाँ एक राजनेता से ज्यादा उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में एक ऐसे नेता के तौर पर देखता हूं जो युवाओं की शक्ति को समझ रहा है और उसको देश के निर्माण में लगाना चाहता है। तो ये बातें राहुल गांधी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इसलिए आम आंदोलन से, आम छात्र सम्मेलनों से ये बिल्कुल जुदा है, और यही कारण है कि राहुल गांधी से मोदी सरकार डरी हुई है, उनके पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। अरे हम तो, आप कह भी रहे थे कि राहुल गांधी के पोस्टर्स तो ये लगाने वालों में से थे। कुछ दिन पहले दिल्ली में लगा रहे थे, राहुल गांधी के पोस्टर लगा रहे थे, उसके बारे में तमाम नेता क्या कह रहे हैं लगा रहे थे, और आज आप राहुल गांधी के पोस्टर हटा रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरों अगर एक साथ रखें, दोनों में राहुल गांधी का डर दिखता है। जब राहुल गांधी के बारे में अतीत में उनके साथ आज बैठ रहे नेता क्या कहते थे वो आप याद करा रहे हैं, तो भाई आप नरेंद्र मोदी जी का बाइट लगा दीजिए ना सारे जगह पे स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर, कि नरेंद्र मोदी क्या कहते थे जब मुख्यमंत्री थे तब, और आज क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल के बारे में, महंगाई के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, एक सिर के बदले 10 सिर लेने के बारे में, तमाम बातें जो नरेंद्र मोदी कहते थे उसको लगाइए ना थोड़ा सा। तो वो नहीं लगा रहे। ये राहुल गांधी की तस्वीर लगाने और हटाने में भी राहुल गांधी से डर जो है मोदी सरकार का वो दिखता है। और जितनी घटनाएं आप राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, चाहे तृणमूल में तोड़फोड़ की ताजा घटनाएं हो, एक ऐसी पार्टी में उनके सांसदों का जाना जो पार्टी न तो मान्यता प्राप्त है, न 800 वोट से कभी ज्यादा लाई है, और उससे मर्जर कर रहे हैं। पता नहीं ये मर्जर करके लग रहा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मर्जर हो रहा है, बांग्लादेश हिंदुस्तान पाकिस्तान सबका मर्जर हो रहा है, इस तरह से मर्जर बता रही है। लेकिन ये मर्जर जो है, ये बीजेपी में तो मर्जर करने नहीं गए, और बीजेपी के साथ बैठके रोज करते हैं। तो बीजेपी से यही आइडिया मिला उनको कि जाके एनसीपीआई नाम की पार्टी से जाके मिल जाओ। ये कैसा आइडिया दे रहे हैं बीजेपी वाले 20 सांसदों को। 20 सांसद का मतलब समझ रहे हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस की शक्ति को देखे तो उनको 2 करोड़ 70 लाख वोट मिले हैं,
कम से कम 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये 20, अगर 17 भी है तब भी 1.5 करोड़ कम से कम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये 1.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व ले जाके एक ऐसी पार्टी के पास में सौंप रहे हैं जो त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही थी, बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए उसके पास 75 रुपए है, पैसा भी नहीं है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी की सियासत जो स्तर पर एक विकल्प खड़ा करने की और विकल्प खड़ा करने के लिए प्रतिरोध की शक्ति विकसित करने की जो एक पहल राहुल गांधी ने की है, ये 20वीं सदी में एक गांधी था और 21वीं सदी में एक गांधी है। उस गांधी ने अंग्रेजों के सामने आंदोलन विकसित किया, सत्याग्रह विकसित किया, सविनय अवज्ञा विकसित की, अहिंसा विकसित की, और इस 21वीं सदी में प्रतिरोध विकसित हो रहा है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है और इस तरीके से एक नई राजनीतिक चुनौती जो है पेश की जा रही है। यही मैं कहना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में। जी 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 जी, आगे आगे बढ़ते हैं और जरा अनिल जी आपके पास भी आना चाहता हूं, आपसे जरा समझना चाहता हूं अनिल जी, ये जो प्रतिरोध की आवाज या प्रतिरोध की सियासत अगर देखा जाए, और इस सियासत में और वो भी आज के दौर में जिस बात को राहुल गांधी यहां लाना चाहते हैं, वो कितना कारगर होता हुआ दिख सकता है? क्योंकि कई लोग, कई विश्लेषक, कई लोगों को, खासकर पॉलिटिशियंस, उन सब में हताशा है, निराशा है। ऐसे दौर में राहुल गांधी के भाषण को आपने भी सुना होगा, उस पर हम लोगों ने चर्चा भी की, उसके बाद हिंदी में भी भाषण उन्होंने जारी किया। हम लोग अब देख रहे हैं कल से एक नई शुरुआत राहुल गांधी की है। क्या ये शुरुआत, क्योंकि देखिए चारों तरफ से आप घूम के आइए, एक चेहरा नजर आता है राहुल गांधी जो लड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उस पर विश्लेषण भी जरूरी है। आपका विश्लेषण। अनिल जी की आवाज तो जी ठीक है, आ रही है जी। अगर कारगर होने की बात अगर से स्टार्ट करें तो वो कारगर, देखिए प्रतिरोध में जो गांधी जी के हिसाब से चलना होगा, या अहिंसक प्रतिरोध है, इसमें आउटकम के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको ये प्रतिरोध करना है। और जो कहा है उन्होंने अपने भाषण में, जो वहां इंडिया गठबंधन में, उसमें ये इंडिकेशन दे दिया कि जब कोई आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन, किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई नहीं है आपके साथ, कोई इंस्टीट्यूशन, कहीं कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, और एक तरह से इशारा किया कि एक इमोरल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, तो उसको उस प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये तो सच है, लेकिन उसमें हमको लग रहा है कि आउटकम के बारे में जंप नहीं करना चाहिए। वो जो ये है प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसी को एंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन के बारे में जो जंप, मतलब हम लोगों का जो मीडिया का होता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट जो है और फर्दर डिस्क्रेडिट हो जाएगी, और उसको जब लेजिटिमेसी आपकी खत्म हो जाती है, जब जनता लोग बड़ी संख्या में आपके खिलाफ उतरते हैं, तो जिसको कहते हैं इकबाल आपका खत्म हो जाता है, तो रूल करना आसान नहीं होता है। तब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस वैसे धड़े रह जाएंगे। अब जैसे 42 मूवमेंट में हुआ, पता ही नहीं चला कि गवर्नमेंट भी है, ब्रिटिश एम्पायर कहीं गायब हो गया, मतलब जो कि लोग मुरेठा पहने हुए सिपाही से डरते थे, वो जो है वो वहां उतर आए और थाने जलाने लगे। मतलब मैंने ये कहा है क्या कि वो स्थिति आनी चाहिए। तो वो होता है क्या कि जब आपका भय, और वो पहले से राहुल गांधी इसको बोलते रहे कि भय, डरो मत, तो अब उसी का एक एक्सटेंशन है कि रेसिस्टेंस मतलब कि निर्भीक होकर के आवाज उठानी है। ये एट्रोसिटी जो चल रहा है, जो लोगों का, ये एक एट्रोसिटी ही है ना। 90 लोग का, मतलब जो खबरें आती है तो 90 बार पेपर लीक हो गया। अरे कैसी गवर्नमेंट आप चला रहे हो भाई, 90 बार, तो एक आध 2 बार हो जाए तो ठीक है, उसको मानेगा कि भाई ठीक है हो सकता है, लेकिन 90 बार पेपर लीक हो रहा है और उसका हर तरह का एग्जामिनेशन,
ये भी नहीं है। मतलब सीबीएसई में भी बताया क्या कि किसी का ये है, पेपर लीक नहीं हुआ तो वहां पर किसी की कॉपी है और कोई जांच रहा है, मतलब किसी के नाम पे जचा रहा है, और रिजल्ट किसी और का है और ये आएगा। वो तो उन लोगों ने प्रूव कर दिया। उसके बाद आप ठेके दे रहे हो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो इस तरह से पूरा एक्सपोज हो जाते हैं आप। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि जब आप जाते हैं रोड पे तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। मतलब ये तो ये एक है कि जो लोगों के मन में जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करना, उसको एक तरह से आवाज देना। जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन वो कुछ मतलब छोटी हस्ती नहीं है ना। वो छोड़ दीजिए राहुल गांधी कांग्रेस के, एलओपी है हिंदू मतलब भारत में लोकसभा में एलओपी है जो सुप्रीम पब्लिक ये बॉडी है जो लॉ मेकिंग की, जो कानून बनाने वाली, उसका सबसे बड़ा जो बड़ी संस्था है। वहां पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मतलब अगर ब्रिटेन में उसको माना जाए तो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। तो शैडो प्राइम मिनिस्टर अगर ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुन रहे थे तो उसको आना पड़ा। ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है या बीजेपी रूलिंग बीजेपी के लिए है कि आप कैसा किस तरह की बनाया हुआ है आपने सिस्टम बना दिया। मतलब कैसा किस तरह की डेमोक्रेसी आपने बना दी कि जो शैडो प्राइम मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन वाली परंपरा को ही हम मानते हैं तो उसी को हम वहीं से लिया है। तो शैडो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, लिख रहा है, बता रहा है, उसकी आवाज नहीं सुनते, बाकी का छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी वैनिश हो चुकी है, जो कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में बताया कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे तो आप भूल जाइए, चुनाव ऑलरेडी जीत चुका है। मतलब कि पूरा कब्जा कर चुका है, कुछ नहीं है, वो कोई उसको रोक नहीं था। मतलब इस तरह का सारा कर रिगिंग सब चीज उन्होंने कहा है। तो ये एक पॉइंट। इसमें मैं एक चीज देखता हूं कि जेन जी को एड्रेस कर रहे हैं वो, ये पेपर लीक और ये तो एक माध्यम है, एक इशू है जिसके जरिए वो लोगों के पास जा रहे हैं, युवाओं के पास। असल में है क्या कि वो युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, जो लगातार कर रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा मतलब एक बड़ा इशू बड़े इशू लेकर के आए। तो हमको लग रहा है कि ये कारगर होगा ही। कारगर होना ये है कि जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो उसी को आप नतीजा मानिए। उससे नतीजा ये नहीं निकलना चाहिए कि सरकार ये, क्योंकि बहुत जल्दी में हमारे यहाँ यूट्यूब में आपका रहता है कि अब तो सरकार गई, अब तो मोदी जी गए रिजाइन करेंगे। तो ये चारों मतलब इस टाइप का नहीं चलने वाला है। ये प्रोसेस मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूँ, एक नया मुकाम मानता हूँ। जो 2024 के इलेक्शन में 240 पर अटका दिया था, उसको उसने अब उसको नंबर बढ़ा करके, अब बताइए कि 240 को वो उठा करके कहाँ पहुंचा रहा है। वो आप देख रहे हैं कि वो नंबर ही ये करा। मतलब एक तरह का ये जो मार्क्स बढ़ाना होता है ना परीक्षा में, वैसे ही उसका हेरा फेरी कर रहा है। तो वो जो हेरा फेरी है वो उधर चालू है। अब इसके खिलाफ उतरे हैं। एक बड़ा हमको लग रहा है कि बहुत बड़ी जो है चुनौती लेकर के आए हैं, जिसका हमको लग रहा है कि मुकाबला वो बीजेपी अब पॉलिटिकल फाइट छोड़ चुकी है, और पॉलिटिकल नहीं कहीं हराना चाहती है। अब ऐसे ही जैसे टीएमसी में एनसीपीआई का टीएमसी के रिबेल को एनसीपीआई से मिलवा दो, उसके बताइए। और वहां जो अभी हाईकोर्ट में ममता बनर्जी जो गई हैं, और उसके बाद जो वो जो दूसरा भी मामला आया है, उसमें कहा उसने कि भाई कैसे, वो तो बैठा हुआ था स्पीकर इसी के लिए कि जैसे कि वो एलओपी बनाना चाहता हो इसको क्या कहते हैं ऋतुव्रत बनर्जी को। तो ये सब में इस पूरा अगर संदर्भ को देखें, और जो ये क्या कहते हैं इंडिया ब्लॉक का जो भी कमजोर या ज्यादा यूनिटी है उसके हिसाब से देखें तो एक बिग मोमेंट इसको आप कह सकते हैं, जो जिसको कि कल देखना है कि इस बिग मोमेंट का
मतलब कि लोगों पे क्या असर? जी जी बिल्कुल। ये बिग मोमेंट का लोगों पर क्या असर होता है ये कल देखना होगा। कल शाम को 7:30 बजे राहुल गांधी संबोधित करेंगे छात्रों को, उन युवाओं को जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कोर्स के हों, लेकिन वो तैयारी करते हैं कोटा में और वहीं से वो हुंकार भर रहे हैं। और राहुल गांधी की चर्चा यहाँ इसलिए क्योंकि एक अकेला आदमी जो पूरी प्लानिंग के साथ अभी पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने जो भाषण दिया है वो भाषण नहीं बल्कि एक रूपरेखा है। उसको अगर ध्यान से देखिए, आने वाले समय में कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जो या कहें तो बीजेपी, सीधे शब्दों में कहूं तो बीजेपी और आरएसएस से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, उसके लिए उसकी एक पूरी की पूरी रूपरेखा वो तैयार करके लाए थे और उसको उन्होंने कहा है, रखा है 25 दलों के सामने। लेकिन कल उसी में से एक पार्ट है युवाओं के साथ मिलना और इंटरेक्ट करना और उनकी बातों को सुनना, समझना, देश तक पहुंचाना। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रतिरोध की आवाज जिसकी बात लगातार हो रही है, क्या इसकी सुनाई हम कल से देखने वाले हैं? इस बीच बहुत कुछ देश में चल रहा है, हम देख ही रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि युवाओं में एक अब व्याकुलता दिखाई दे रही है, वो कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं सारे के सारे युवा एक ढर्रे में एक ही तरफ एक ही नारे के साथ वो दिखाई सुनाई जो पढ़ते थे, अब थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। क्या यह अंतर जो है वो बढ़ने वाला है या ये जल्दबाजी होगी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है और जो अंतर आप बता रहे हैं ये अंतर काफी ज्यादा आ चुका है। और आप खुद देखिए कि हम लोगों के जो सोशल मीडिया पे हैंडल्स होते थे, जो प्रोफाइल होते थे, उन पर किस तरीके से आप जरा सा लिख दीजिए तो किस तरीके से बौछार जो थी वो गालियों की होने लगती थी। वो बौछार अब बंद हो गई है, बल्कि उल्टा शुरू हो गया है कि आप मोदी जी के खिलाफ कुछ लिखिए, बीजेपी के खिलाफ कुछ लिखिए तो उस पर जो है वो कमेंट्स और आपकी तारीफ जो है वो सब बढ़ रही है। ये राजीव जी एक परिवर्तन अब देखने में आया है। और इसके पीछे राजीव जी ना कोई राहुल गांधी जिम्मेदार है, ना हम और आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिम्मेदार एक और एक ही केवल व्यक्ति है, वो है नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश को राजीव जी ऐसे गड्ढे में ले जाके पटक दिया है कि जहां से निकलना इस देश के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। युवा राजीव जी बड़े जो आए थे नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में, और विकसित क्या अच्छे दिन आने वाले हैं और विकास करेंगे और जाने क्या क्या करेंगे सब लेकर आए थे, तो उसमें युवाओं महिलाओं दोनों की एक बड़ी जो थी आबादी राजीव जी, वो एक तरह से आया अंधभक्त जो थी वो मोदी जी की हो गई थी, कोई कुछ सुनने को समय तैयार नहीं होता था। लेकिन आज राजीव जी परिस्थितियां ये है कि जो 2014 में जो युवा था वो जो प्रौढ़ होने जा रहा है, सबसे ज्यादा विरोधी तो राजीव जी वही हो गया है मोदी जी का, जिसको 2014 में बताया गया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। अब वो 35 रुपए लीटर तो छोड़ दीजिए राजीव जी, वो मोदी जी की उम्र से ज्यादा हुए चला जा रहा है पेट्रोल। उनकी माता जी की उम्र से भी ज्यादा हो गया, पिताजी की उम्र से भी ज्यादा हो गया पेट्रोल। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही है तो अब सबसे ज्यादा दुखी तो वही है जो उस समय झंडा उठाए घूम रहा था, मोदी मोदी चिल्ला रहा था, कपड़े फाड़े दे रहा था अपने, तो उसके सामने सबसे ज्यादा संकट है। दूसरा राजीव जी, ये जो नीट की परीक्षा है या सीयूईटी की परीक्षा है या सीबीएसई की परीक्षा है, ये राजीव जी और नया आया है तबका जो है युवाओं का, और इसके अंदर राजीव जी चेतना और ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि तकनीक ने भी एक इसमें रोल अदा किया है। तकनीक को पहले पकड़ लिया था मोदी जी ने, लेकिन वो तकनीक को जिसको पकड़ा था वही तकनीक अब मोदी जी की भी विरोधी होती चली जा रही है। आखिर आप कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराएंगे, कितना आप सोशल मीडिया पर पहरा लगाएंगे, लेकिन चीजें राजीव जी फैल जाती हैं। आखिर क्या कारण है कि आज आप जो पोस्टर उतरवा रहे हैं राहुल गांधी के, आप कितने पोस्टर उतरवा लीजिए, लेकिन कल आप राजीव जी देखिएगा ये लोग, मतलब खासतौर से छात्र जो हैं वो सब धतारा बताते हुए पहुंचेंगे। अच्छा, ये जो कोचिंग वाले जो कह रहे हैं कि साहब अगर आप राहुल गांधी की उसमें कहें तो आपको कोचिंग से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, राजीव जी इनको धंधा चलाना है। अगर ये छात्र निकाल दिए जाएंगे तो इनकी फीस क्या हजम कर लोगे? कल को राजीव जी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये कोचिंग वालों के सिर पे ऐसे डंडे पड़ेंगे या कल सब ठिकाने आ जाएगी। मोदी जी बचाने नहीं आएंगे ना ओम बिरला बचाने आएंगे। कई लाख छात्र वहां रहता है राजीव जी, और ऐसे आप फीस हजम कर जाएंगे, निकाल लेंगे। मतलब मोदी जी तो भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं और ये कोचिंग वाले ये भी भविष्य बर्बाद करेंगे, तो इनकी सबकी कल ठिकाने आ जाएगी कल के बाद अगर ये इस तरह की कोई हरकत करते हैं राजीव जी।
अभी जो दबाव है, जो अशोक गहलोत है, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के और कांग्रेस नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है छात्रों के ऊपर कि आप ना जाइए, कि मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। तो राजीव जी, ये हम लोगों ने देखा, इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है, लेकिन एक वो हम लोग पढ़ते थे कि मंदिर के पुजारी ने कहा कि सब लोग कल जो है 1 लोटा दूध लेकर आइएगा, सबको 1 लोटा दूध चढ़ाना है। तो एक आदमी ने सोचा कि सब तो चढ़ाएंगे 1 लोटा दूध, अगर मैं 1 लोटा पानी चढ़ा दूंगा तो क्या मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ा कि शाम को राजीव जी वो तालाब जो था पूरा, वो जो चढ़ना था दूध, वो सब पानी से भरा हुआ है। तो यही है राजीव जी, और एक भी निकल पड़ा यही सोच के कि अरे ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा, एक निकलते हैं, कौन रुकता है, तो यही होगा राजीव जी कल। तो इसलिए अगर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो राजीव जी, जितना आप दबाएंगे, और ये विज्ञान का सिद्धांत भी है, सापेक्षता का सिद्धांत है, कि पानी में आप लकड़ी का टुकड़ा डालिए और उसको आप जितना नीचे दबाएंगे वो उतना तेजी से उछल कर आता है। तो आप जितना दबाव डालेंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध जो है वो उभर कर सामने आएगा। तो चूंकि राजीव जी, मोदी जी तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस तो पढ़ा नहीं है उन्होंने, तो इसलिए उनको ये तो मालूम नहीं है कि प्रतिरोध से जो किस तरीके से प्रतिरोध उभरता है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध की राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध खड़ा होना है, तो आप जितना दबाएंगे प्रतिरोध उतना ही तेजी के साथ बढ़ेगा। ये समझना है इस सरकार को राजीव जी, जो ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिला के मुझको लगता है कि कल जो है राहुल गांधी जो शुरुआत कर रहे हैं, जितना इसे रोकने की कोशिशें होंगी, समस्या उतनी ज्यादा सरकार के सामने, मोदी जी के सामने बढ़ती चली जाएगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कल जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, मत दे इस्तीफा, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। मोदी जी की भलाई इसी में थी कि इस्तीफा ले लेते धर्मेंद्र प्रधान का। इन 20 जो आए हैं टीएमसी वाले बागी, इनके लिए रिशफल का इंतजार नहीं करते, कर देते रिशफल, तो थोड़ा सा गुस्सा कम हो सकता था, पिन चुई जा सकती थी, गुस्से का गुब्बारा है उसमें। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आप तो पूरा टेस्ट करना चाहते हैं कि युवा जो है कितना हमारे विरोध में आ रहा है। तो राजीव जी, इस तरीके से एक चिंगारी जो है वो काफी होती है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, वो कैसे एकदम से पहले भड़क गया। बस एक हुआ कि मंगल पांडे के सामने वो कारतूस पहुंच गया और उसने खोला, उसी पर बात भड़क गई, तो फैल गई, क्रांति हो गई। तो एक चिंगारी जो है राजीव जी वो काफी होती है। और राहुल गांधी पहले कह चुके हैं इन्होंने केरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी की देर है। तो केरोसिन तो आपने भाई युवाओं में पहले से छिड़का हुआ है। पटना में आपने जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाई, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले आपने छात्रों पर जिस तरीके से लाठियां चलवाई, अभी आप जिस तरीके से कर रहे हैं नीट और सीयूईटी और एसएससी की परीक्षाएं, तमाम परीक्षाएं लगातार जो है वो हो रही हैं। अब बताया जा रहा है कि सीबीएसई का कोई पर्चा जो है वो भी और लीक हो गया है, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो ये सारे काम तो आप खुद करते जा रहे हैं और आप तैयार कर रहे हैं कि कल से कोई नई शुरुआत हो। तो राहुल गांधी राजीव भी कल जा रहे हैं, बिल्कुल फूंक रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस देश के अंदर एक छात्र आंदोलन की जो है वो सुगबुगाहट हमको देखने को मिलेगी। और प्रतिरोध जो है वो सबसे ज्यादा राजीव जी छात्रों की तरफ से ही जो आता है, वही सरकारों को हिलाने में कामयाब होता है। हमने पूरी दुनिया के इतिहास में देखा है, छात्र जब एकजुट हुए हैं सरकारें हिली हैं। मुझको लगता है कि ये दबाव जो है और ये प्रेशर जो है वो काम आने वाला नहीं है। कल निश्चित तौर पर का प्रतिरोध जो है वो कोटा से निकलकर शुरू हो सकता है। जी, कोटा से इसकी शुरुआत हो सकती है। यहाँ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम इसलिए क्योंकि कल से राहुल गांधी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक आंदोलन, वो भी जेनजी आंदोलन कहें या छात्रों का आंदोलन, उसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। आंदोलन ना भी कहें, लेकिन एकजुट अगर होंगे और एक आवाज उठाएंगे तो ये आंदोलन का स्वरूप भी हो सकता है। स्वामी जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। आप इन सब के बीच ममता बनर्जी के रोल को और साथ साथ जो चल रहा है, ये जो सांसदों का है, 20 सांसदों का, और उसमें जो पार्टी एनसीपीआई है उनका कहना है, कल उनके सेक्रेटरी का बयान आपने सुन लिया, आज उनके जो प्रेसिडेंट है उनका बयान आया है कि ओम बिरला तय करेंगे। अभी तक कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं है कि होने क्या जा रहा है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि आप कुछ भी सोच लीजिए, होता वही है जैसे बीजेपी सोचती है, वैसा ही फैसला भी आता है। कोइंसिडेंस कहिए या कुछ और कहिए, फैसला भी कोर्ट से वैसा ही आता है जैसा बीजेपी चाहती है, और साथ साथ चुनाव आयोग से भी वैसा ही फैसला आता है जैसा बीजेपी चाह रही है। तो इन दिनों बीजेपी की चाहने की जो, यानी बीजेपी की इच्छाएं जो हैं बहुत जल्दी पूरी हो रही हैं हर संस्थाओं की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की लड़ाई का कितनी दूर तक जाते हुए आप देखते हैं, एक बात, और इसमें राहुल गांधी की जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई कितना सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है इंडिया गठबंधन को। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जैसे बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ और उसको मैनिपुलेट किया गया,
और सब देखा कैसे ये बेईमानी से चुनाव जीता गया। खैर, अगर मान लीजिए ये टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के दल बदल न कराया गया होता तो ये होता कि ठीक है, चलिए प्रोसेस है, एक चुनाव हार गया, एक चुनाव जीत गया। लेकिन उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों से दल बदल कराया गया टीएमसी के अंदर जो कि ममता बनर्जी के सबसे खासम खास थे, और उसे मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ था कि किस प्रकार से हमें तेलुगु देशम पार्टी को, नीतीश कुमार को, सब लोगों को बिल्कुल किनारे लगा देना है। अभी आपने पढ़ा होगा सुदीप भट्टाचार्य के पत्नी ने साफ साफ कहा है और ये स्टेटमेंट दिया है सुदीप भट्टाचार्य बंदोपाध्याय के पत्नी ने कि हम ममता बनर्जी के साथ मैं रहूंगी और मरते दम तक मैं ममता बनर्जी के साथ रहूंगी और अपने पति के साथ नहीं दूंगी, मैं ममता बनर्जी के साथ रहूंगी। देखिए इससे क्या हुआ है कि आपने ममता बनर्जी को एक फाइटिंग ग्राउंड दे दिया है। अब फाइटिंग ग्राउंड जो जनता देख रही है कि भैया इतनी ज्यादा गुंडागर्दी तो ममता बनर्जी के जमाने में भी नहीं थी जो आज के तारीख में हो रही है। भाई कुणाल घोष अगर ममता बनर्जी के घर के बाहर निकल रहे हैं और उन पे अंडे फेंके जा रहे हैं, क्या है उनका दोष? क्या उनका दोष केवल इतना यह है कि वो लॉयल हैं आज की तारीख में ममता बनर्जी से? अच्छा, जो लोग ममता बनर्जी के साथ, मान लीजिए कुशासन था ममता बनर्जी का, मान लेते हैं कुशासन था, तो कुशासन में जो लोग भागीदार थे, जो टीएमसी के अंदर थे, और अब वो क्योंकि वो टीएमसी से बागी बन गए हैं इसलिए उन पे अंडे ना फेंके जाएं, और जो अभी भी लॉयल बने हुए हैं उन पे अंडे फेंके जाएं। तो मेरे ख्याल से देखिए 2,40,00,000 लोग जिन्होंने टीएमसी के लिए वोट दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। ये 100 लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा के सदस्य उनको छोड़ गए हैं, इनसे अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन वोट बैंक पे, वहां की साइकोलॉजी पे, क्योंकि ये जनता वहां की भी देख रही है, बाहर की भी देख रही है, लेकिन क्योंकि हर संवैधानिक संस्था पे भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है, इसलिए जनता की भावनाओं का अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो कल ये कर रहे हैं बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके लिए बार बार हम उनसे निवेदन कर रहे थे आप इसकी शुरुआत कीजिए। राहुल गांधी वो कर रहे हैं, सारे प्रतिरोधों के बावजूद कर रहे हैं, सरकार के सारे प्रतिबंधों के बावजूद कर रहे हैं, और जिस प्रकार से अवरोध पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, प्रशासन द्वारा और वहां के हर तरह की संख्या के द्वारा, इससे प्रतिरोध को और ज्यादा शक्ति मिल रही है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सड़क पर उतरते हैं तो उसके बाद क्या फिजा बनेगी। तो मेरा खुद का असेसमेंट है, बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनका भी असेसमेंट है, कल हम एक ऐसा निर्णायक स्थिति देखेंगे जिसमें आप देखेंगे, जो हमने जयप्रकाश नारायण के स्थान में भी देखा था, भोपाल में मेरी पहली पोस्टिंग थी और मैंने देखा था, कोई सोच नहीं सकता था कि शंकर दयाल शर्मा इलेक्शन हार जाएंगे। शंकर दयाल शर्मा की मीटिंग में 10,000 आदमी नहीं था, और वहां पे मोरारजी भाई और एक बार और कौन आए थे, वहां पे जनता पार्टी के लाखों लोग, इतने लोग थे और मैं भी उनमें से एक था। जेब में जितने नोट होते थे हम लोग चादर पर डाल देते थे। भाई देखिए, युवा तो इमोशनल होता ही है, तो ये युवा भी इमोशनल है, मैं मानता हूं युवा इमोशनल है, और ये देख रहा है कोई आदमी उनके लिए युद्ध लड़ रहा है। और जिस आदमी को ये कहा जाता था, अलग अलग तरह के नाम पुकारे जाते थे, वो आदमी आके वहां पे प्रबुद्ध युवा जनों से संवाद करेगा और वो संवाद पूरा विश्व देखेगा। अच्छा, ये जो कल होगा वहां पे प्रतिरोध होगा, इसको इंटरनेशनल प्रेस इसको कवर करेगी, और इंटरनेशनल प्रेस, मानी बात है राजीव जी, जहां पे जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल से राहुल गांधी जो इंटरनेशनल इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर ये फिजा बन गई है कि भारत को अगर कोई दिशा दे सकता है, हमारे देश के भविष्य को कोई सुधार सकता है, तो आज के तारीख में चाहे कितनी ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर ले, राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प हमारे देश में नहीं है। और ऐसे लोग जो केवल तानाशाही को इस देश में थोपना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे। हर फील्ड में मेरी सनातनी भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं, वहां पे गोबर के अंदर नोट मिल रहे हैं, इसके बावजूद एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे ओमान की खाड़ी के अंदर हमारे लोगों के साथ हो रहा है, विदेश में हमारे देश के साथ हो रहा है, हर आदमी हमें मंदिर के घंटे की तरह बजा के चला जा रहा है, तो वास्तविकता में देश जाग गया है। और अगर चुनाव में जरा भी ईमानदारी बरत दी जाए, लेकिन ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा, बेईमानी से चुनाव हो रहे हैं, 100% बेईमानी से चुनाव हो रहे हैं। और इस देश का अब जिम्मेदारी, मैं अपने नई पीढ़ी से ये निवेदन करता हूं, बच्चों ये देश तुम्हारा है, हम तुम्हें ये सौंप के जा रहे हैं देश। हम नहीं संघर्ष कर पाए, चलिए हमने, और हमारी गलती थी कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में आ गई, इन्हें हटाना और देश में लोकतंत्र और संविधान को स्थापित करना अब तुम्हारा कर्तव्य है।
देश तुम्हारे हवाले कर रहे हैं और इस देश को बचाने के लिए तुम लोग सड़क पे उतरो, बाहर आओ, गांधी को मानते हुए, गोडसे को गरियाते हुए बाहर आओ, और उसके बाद जैसे हम भी यूनिवर्सिटी में थे तो गांधी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आओ और इस देश को, लोकतंत्र को स्थापित करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या प्रशांत जी, एक चुनौती ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ये जो नई कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र बार बार आ रहा है, वो भी एक चुनौती के रूप में उसको देखा जाए राहुल गांधी के सामने आज के दौर में। एक तो ये, दूसरा आपने कहा था कि सेकंड राउंड में मैं कुछ और सब्जेक्ट पे बात करूंगा, तो आप अपनी बात रखिए। जो कॉकरोच जनता पार्टी है और जो कांग्रेस का यूथ विंग है या एनएसयूआई है, दोनों के एक ही कुएं से पानी ले रहे हैं, एक ही मुद्दे हैं, वही लोग हैं। और तो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव में तो नहीं है, और ये तो संभव नहीं है राजीव जी कि 4 महीने 5 महीने कॉकरोच जनता पार्टी की जो भी करता धरता है वो छात्रों का एक आंदोलन खड़ा करें और उसके बाद 5 महीने बाद कहें कि जी अब आप इस पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। तो ये नहीं होने जा रहा है, ये संभव नहीं है। तो जो छात्रों का जो नाराजगी है, गुस्सा है, वो एक फौरी रिएक्शन आया था चीफ जस्टिस से जब कॉकरोच कह दिया था, लेकिन वो बेसिक गुस्सा जो है पेपर लीक है, बेसिक गुस्सा तमाम चीज़ें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, जिस तरीके से रिसर्च में सीटें कम की गई हैं, जिस तरह से बेरोजगारी है, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो युवा, एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जो नई पीढ़ी है जिसको भारत के भविष्य की कमान संभालनी है, वो आ चुकी है। जो पिछली पीढ़ी थी जिसने हिंदू मुसलमान पे तालियां बजाईं, जो लिंचिंग में भी जाता था, जो तमाम तरीके से सांप्रदायिक था, वो पीढ़ी अब सीन से, स्टेज से बाहर हो गई है। और जो नई पीढ़ी आई है वो इंक्लूसिव है, बोल्ड है, एथिकल है, और वो बहुत फोकस्ड है। तो इसलिए अब इसलिए आप देखिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी उतनी सहजता से इस पीढ़ी से इंगेज नहीं कर पा रहे हैं जितनी सहजता से वो पार्कों में आने वाले बुजुर्गों से कर पाते हैं, जो व्हाट्सएप वाले हैं। तो और राहुल गांधी बहुत सहज हैं इस पीढ़ी के साथ। उनके तमाम वीडियो आते हैं, हम लोग देखते हैं, आप भी कभी यहाँ पर चलाते हैं। तो वो सहजता का जो वो है, एटमॉस्फेयर है, वो राहुल गांधी की एडवांटेज है। और वो एडवांटेज क्या है कि वो जो नई पीढ़ी की वैल्यूज हैं और जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी का तरीका है, कम्युनिकेशन है, वो आप इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो एक साइज के नट बोल्ट हैं, एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, और वो उनको एडवांटेज है। अब कल अगर आंदोलन को क्रश किया, लाठीचार्ज किया, परमिशन नहीं दी, वहाँ कोई किराए के लोग भेजे मारपीट करने के लिए, स्थितियाँ बिगड़ेंगी। क्योंकि ये अब जो जेनजी है या जो युवा है, उसको अब आप किसी ढंग से इंगेज नहीं कर सकते। दूसरा है कि उसको गालियाँ बहुत दी हैं पूरे बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, इनके सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ने इस जेनजी को राष्ट्र विरोधी बताया। ये बताया कि बांग्लादेश की तरह अराजकता पैदा करना चाहते हैं। जेनजी का मतलब बांग्लादेश, ये एक पर्याय बना दिया इन लोगों ने। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह दिया। तो ये अब एक बच्चा जो कि इन्वेस्टिगेट करके ला रहा है टेंडर सिस्टम को सीबीएसई के, उसको पाकिस्तानी कह दिया। तो ये तमाम जो घटनाएं हुई, उसने युवा को इनका असली आईना दिखा दिया। और धीमे धीमे जो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं,
जो उनकी पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया अपने पॉडकास्ट में, वो जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी तैयारी कर रहे हो। ये अभी पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस की शुरुआत नहीं है, ये उसकी तैयारी है। और उसकी तैयारी में कल वो कोटा में जा रहे हैं। मुझको लगता है कि वो वहाँ से जो संदेश जाएगा देश भर में, और उसके बाद वो लगातार एजुकेशन सेंटर्स में उनके 5 प्रोग्राम हैं, तो वो बड़ा संदेश जाएगा, वो तैयारी हो रही है। दूसरी बात की ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के भगोड़े, ये बड़ी भ्रांति है 2/3 को लेकर हमारे मीडिया में भी। इसको बड़ा हमें स्पष्ट कर दें कि मर्जर 2/3 का नहीं होता है, मर्जर पूरी पार्टी का होता है। यानी अगर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में तृणमूल कांग्रेस का मर्जर होना है तो वो पूरी पार्टी का मर्जर होगा। यानी ममता बनर्जी भी जाएंगी, उसमें उनका हेडक्वार्टर्स भी जाएंगे, बाकी ऑफिस बियर भी जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, सब चीज का मर्जर होगा। वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल, बैंक अकाउंट, सबका मर्जर होगा। अब उस मर्जर में जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसका 2/3 की सहमति की आवश्यकता है। कानून ये है। तो 2/3 तय नहीं करेंगे कि मर्ज होना है, तय पार्टी करेगी। 2/3 अपनी सहमति देंगे। फर्क ये है। अब इसको लोग ये समझ रहे हैं कि 2/3 हो गए तो लोग गिन रहे हैं, 18 हो गए, 19 हो गए, 20 हो गए। उसका कोई मतलब नहीं। वो 1 हो, 20 हो, 40 हो, वो सब के सब कानून के हिसाब से। और 2 कानून, एक शेड्यूल 10 जो कि 2003 के बाद अमेंडेड है, जिसमें कि वो स्प्लिंटर ग्रुप को कोई मान्यता नहीं है, और दूसरा जो संतोष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला मतलब कानून। ये 2 कानून है जो कि कह रहे हैं कि स्प्लिंटर ग्रुप कुछ नहीं होता है और पार्टियां मर्ज होती हैं। वो मर्जर बाहर होना है, स्पीकर के कमरे में नहीं होना है। ये थोड़ी सी भ्रांति है इसको लेकर, 2/3 को लेकर कि 2/3 हो गया तो लोग इसको बड़ी खुशियां और लड्डू वगैरह बांटते रह जाते हैं। वो नहीं है। हाँ, ये मैं कहता हूं कि आप कानून को, मर्यादा को किनारे रख के कोई फैसला कर सकते हैं, करते ही रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है मीनाक्षी नटराजन के मामले पे, और हंसी उड़ रही है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वैलिड नहीं होगा। लेकिन मर्जर, और इसमें भी ये जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो जब प्रेम कुमार जी, पश्चिम बंगाल की चर्चा अभी और कब तक करेंगे हम? जरा मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई बातें आ रही हैं, कुछ ना कुछ नई बातें। तो जरा आपसे समझूं और सच में ये समझना चाहता हूं कि ये कहानी जिसकी शुरुआत हुई ममता बनर्जी की पार्टी की हार से, और ये 4 मई की बात है, और आज की तारीख जो है ये 16 जून है, यानी 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, या 1.5 महीना लगभग हो गया है, ज़्यादा नहीं, लगभग 1.5 महीना हो गया। और रोज कुछ ना कुछ, पहले विधायकों की बात आई, अब सांसदों की बात आई, इस बीच एक नई पार्टी आ गई जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस पार्टी के लोग, जो उस पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, वो भी अपनी पार्टी के बारे में उतनी बातें नहीं करते थे, लेकिन अब तो चर्चा में वो भी है। इसलिए जरा बताइए कि क्या स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर दोनों साइड से एक मजबूत दांव खेले जा रहे हैं? मैं दोनों साइड से मतलब ममता बनर्जी की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि ममता बनर्जी आज पहुंची थी अपना जो उनका रिजल्ट आया है भवानीपुर का, उस रिजल्ट को चुनौती देने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंची थी। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, और जब ममता अभिषेक की बात आती है तो फिर राहुल गांधी की बात, सोनिया गांधी की बात भी आ जाती है। तो एक ये कुनबा है, दूसरा बीजेपी का कुनबा है।
स्मरण होगा कि हमने आपके ही प्लेटफॉर्म से जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो एक बात कही थी और बहुत जोर शोर से कही थी कि अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव तृणमूल कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है तो ये अचंभा होगा, और अगर ये अचंभा हुआ तो आने वाले समय में कोई प्रदेश अपोजिशन जीत नहीं पाएगा। ये बंगाल के चुनाव के बारे में मैंने बार बार बात कही थी और ये भी कहा था कि अगर असम में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वो भी अचंभा होगा, लेकिन अगर वो मुमकिन हुआ तो देश भर में बीजेपी से एक स्टेट भी छीन जाएगा। ये दोनों स्थितियां हमने रखी थी, एक नजरिया था, और दोनों जो है बीजेपी के फेवर में गया। बीजेपी ने हड़प लिया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो लड़ाई लड़ रही हैं वो एसआईआर के बाद 177 सीटें छीन लेने की लड़ाई लड़ रही हैं। अपना चुनाव है उसको कैसे छीना गया वो बता रही हैं कि दोपहर तक पूरे मीडिया ने तृणमूल कांग्रेस को आगे बताया, जबकि रिजल्ट्स कुछ राउंड्स के थे, पेंडिंग थे, बहुत सारे रिजल्ट्स तो आए भी नहीं थे। 4 बजे 4:15 बजे सारे रिजल्ट्स का रुझान हमें टीवी चैनल पर देखने को मिला था कि ये चुनाव आयोग का डेटा है, अभी अपडेटेड है। 4:15 बजे ये आया कि सभी क्षेत्रों के रुझान आ गए। रुझान, मैं रिजल्ट नहीं कह रहा हूं। तो उसको डिले किया गया और दोपहर के बाद सारे जो बूथ एजेंट, काउंटिंग एजेंट्स होते हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको मार कर भगा दिया गया, धक्के मारकर, लाठियों से मारकर भगा दिया गया। और सब सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है, और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को सामने लाने की बात अभिजीत बनर्जी कर रहे थे, और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को लाने की बात आज ममता बनर्जी अदालत में कर रही हैं। उनको भी लात मारी गई थी, ममता बनर्जी को लात मारी गई थी, और सीसीटीवी फुटेज में वो कैद है, तो वो सीसीटीवी फुटेज देश के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? तो ये जो लड़ाई है, जो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कब तक ये चलेगा, इसको थोड़ा और शार्प करते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष तो जनता ने चुन लिया, विपक्ष का अभी पता ही नहीं कि विपक्ष कौन है। घोषणा तो कर दी गई कि तृणमूल से टूटे हुए 58 विधायक जो है प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो प्रतिपक्ष कैसे है? वो तो एनडीए का पार्ट है। जब एनडीए का पार्ट है तो सत्ता भी उन्हीं की और विपक्ष भी उन्हीं का। तो अभी पश्चिम बंगाल का सत्ता और विपक्ष दोनों फाइनल नहीं हुआ है, तो ये लड़ाई खत्म कहाँ हुई है? चुनाव कैसे खत्म होता है जब सत्ता पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो? तो विपक्ष तो भी डिसाइड ही नहीं हुआ है, वे लड़ाई अभी पेंडिंग है। वो 27 लाख लोग जो एडजुडिकेटेड हैं उनका वोट भी पेंडिंग है। हालांकि उससे चुनाव परिणाम प्रभावित ना हो इसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद जो अनियमितताएं साफ तौर पर हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी खटखटा रही हैं, वो डिसाइड नहीं होता है तो पश्चिम बंगाल की सियासत भी डिसाइड नहीं होगी। और पश्चिम बंगाल की सियासत डिसाइड नहीं होगी तो देश की राजनीति भी अनडिसाइडेड ही रहने वाली है। देश की राजनीति भी आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि उस लड़ाई को लड़ना भी पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। तो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को पूरे देशव्यापी रूप दे करके लड़ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी समझ में आ गई बात। बीजेपी, उनके हाथ में जो संवैधानिक संस्थानें हैं, तो उन सबके साथ मिल करके हम केवल बंगाल से कैसे हरा देंगे बीजेपी को? तो इसके लिए इंडिया गठबंधन से उनको मदद लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी से मदद लेनी पड़ेगी। ये बात तो समझ में आ गई थी उसी दिन जिस दिन ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल जी का फोन आया था और उन्होंने हमें हर संभव मदद देने की बात कही थी। तो ये लड़ाई चूंकि इंडियन स्टेट प्लस बीजेपी और वर्सेस इंडिया गठबंधन लेड बाय राहुल गांधी चल रहा है, तो ये चल रही है ये लड़ाई। तो इस लड़ाई को आप पश्चिम बंगाल में वहां से देखिए, तृणमूल का इधर आना भी वही बताता है, जो मैं बात कह रहा हूं उसको तृणमूल मान रही है, इसीलिए ये लड़ाई इस रूप में आ रही है।
एक और बात मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लेकर के कहना चाहता हूं, आपके मंच से लाखों लोग सुनते हैं, देखते हैं, वो ये कि इस देश में छात्रों को ही गुनहगार बना दिया जाता है। देश में मेडिकल के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं, इंजीनियरिंग के लिए सीटें नहीं हैं, सरकार स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लायक नहीं है, लेकिन छात्रों को नालायक बताया जाता है कि तुम आपस में कंपटीशन करो। अरे एडमिशन के लिए काहे का कंपटीशन होगा? एडमिशन के लिए कहीं कंपटीशन होता है? नौकरी के लिए कंपटीशन की बात समझ में आती है। एडमिशन के जो मेडिकल पढ़ना चाहता है पढ़ाएंगे हम। सरकार को इस स्थिति में होना चाहिए, लड़ाई इस बात की होनी चाहिए, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी हमें डॉक्टर बनाने की। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है इंजीनियर बनाने की, मतलब सरकार की। तो सरकार इस दिशा में न सोचकर स्टूडेंट्स को एग्जाम 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 खिला रही है, पेपर लीक करा रही है, उनसे पैसे वसूल रही है, उनसे राजस्व कमा रही है। ये जो सौदे धंधा हो रहा है, मैं सोचता हूं कि एक स्लोगन देने का समय है कि जो पढ़ाई करना चाहता है उसको वो पढ़ाई कराई जाएगी और सरकार के खर्चे पर कराई जाएगी। इस आंदोलन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रतिरोध विकसित करना होगा कि आप हम पर कंपटीशन मत थोपें, आप कंपटीशन लीजिए दुनिया के लेवल पर। दुनिया की सरकार जब शिक्षा के मामले में किसी को भी कोई भी एजुकेशन देने के लिए तैयार है, अमेरिका हो या कहीं भी हो, जो छात्र जहां एडमिशन लेना चाहता है उसको एडमिशन मिल जाता है, तो हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं होगा? वहां पर आप कंपटीशन करो, स्टूडेंट्स को कंपटीशन में मत भेजो। जी जी जी, बिल्कुल सही। जरा अनिल जी, जरा ये बताइए कि क्या जो ममता बनर्जी की पार्टी, यानी अभी ममता और अभिषेक और साथ में कुणाल घोष और कुछ जो उनके साथी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में कितना दम आप देखते हैं? का मुझको लग रहा है कि डीलेजिटिमाइज हो गई है। जो टीम, जो मतलब ग्रुप जो निकला है, वो खुद ही अपने को डीलेजिटिमाइज कर लिया और वो खुद ही लग रहा है कि उनकी विश्वसनीयता वगैरह तो जो हो, वैधानिकता भी अपना उन्होंने संकट में डाल लिया है। अब उन्होंने ढूंढा एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी ढूंढा। स्प्लिट जैसा प्रशांत जी बता रहे थे, वो क्लियर है। जो 5 जजेज बेंच मेंबर बेंच है, उसमें जो शिवसेना के इशू पे जो महाराष्ट्र वाला था, उसमें क्लियर है कि स्प्लिट का काम मतलब ये क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर पार्टी है, वो पार्टी नहीं है, वो एक विंग है, उसका मतलब एक अंग है। और डिसीजन मेकिंग जो भी है पार्टी के मुतालिक, उसके नीतियों का वो डिटेल में है। नीतियों के बारे में या जो फंक्शनल ये भी क्या कहते हैं डिसीजंस लेने हैं, वो पार्टी को लेनी है। मतलब कि जैसे आपको ये करना है, क्या कहते हैं, बहाल करना है, व्हीप बहाल करना है, एलओपी बहाल करना है, या ग्रुप लीडर बहाल करना है, ये सारा काम पार्टी को करना है। वो वहां वो ये नहीं होना है कि लेजिस्लेचर पार्टी उसको डिसाइड करेगी। तो वो क्लियर है। दूसरा कि स्प्लिट का मतलब भी क्लियर है कि स्प्लिट होगी पार्टी की, ये इसकी स्प्लिट लेजिस्लेचर पार्टी की स्प्लिट नहीं, पार्टी की स्प्लिट होगी तो उसको कहीं पर ये करना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है। जो उसका लेजिस्लेचर विंग है, वो अगर बचना है तो उसको किसी से मर्ज करना पड़ेगा। अब ये क्लियर है अब ज्यादातर। अब बिरला साहब ने उनको अभी तक कुछ क्या उनको आश्वासन दिया या डिसीजन लिया अभी तक तो पता नहीं। आपने तो सिर्फ यही देखा ना, उन्होंने घोषणा की कि ये कर, लेकिन इसमें असल में गेम प्लान क्या था बीजेपी का है, किसी भी तरीके से टीएमसी को मतलब जैसे कहते हैं अफरा तफरी, मतलब तहस नहस कर देना। मतलब उसमें कोई लॉजिकल ये क्या कहते हैं चीजें आप नहीं देख सकते, वो तहस नहस कर देना है। मतलब इधर गए मिले, उधर जाना। अब अभी जो हाईकोर्ट में बोला है वो आपने देखा ही होगा, जस्टिस कृष्णा राव के में अदालत में वो था इसका क्या कहते हैं ऋतुव्रत बनर्जी को एलओपी के खिलाफ जो शोभन देव चट्टोपाध्याय या कुल बंदोपाध्याय जो है जिनको बनाया गया, तो उसका कहा उसने कि स्पीकर बैठे बैठे कैसे तय कर दिया
कि उसको ये ग्रुप में जगह है? कहा कि चैम्बर में बैठ करके आप कैसे तय कर दिया आपने? वो जो है वो तो आखिरकार हाउस किसके लिए है, मतलब नंबर है या नहीं वो तो हाउस में तय होगा ना कि किसके पास कितना है। वो बैठे बैठे अच्छा, जबकि आपके पास पहले से ही एक डिसीजन था कि भाई शोभन देव को अपॉइंट किया गया था, तो अपॉइंट करने के बदले आप 7 दिन बैठे रहे, मतलब 20 को आपको मई को दिया गया और डिसीजन आप चुपचाप बैठे रहे जैसे कोई कंप्लेंट आएगा, मतलब कंप्लेंट आप इंतजार कर रहे थे किसी शिकायत का और उसको चैलेंज करने का, और वो जब आ गया तो आपने कहा कि नहीं नहीं यही ठीक है। कैसे ये आप उस पर कोई डिसीजन लेते ना कि भाई नहीं तुम्हारा नहीं है हम नहीं मानते, वो भी नहीं लिया आप, उसको लेकर आप बैठे रहे और बाद में वहां चालू हो गया क्या कि उसमें एफआईआर हो गया और ये जांच भी हो रही है कि साइन ठीक था कि नहीं, ये पुलिस भी चालू हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये जो उनको परेशान करना था वो कर रहे हैं। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ कि जैसे ये 20 MP आप उनके चेहरे देखे होंगे, अब बॉडी लैंग्वेज पर बहुत बात करता है लेकिन उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज पर कोई बात ही नहीं किया, सबका कैसा सिकुड़ा हुआ एकदम, आप जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि चोर जैसा मुंह लग रहा है क्या, तो उसी टाइप से जो है वो उसी टाइप का चेहरा लग रहा था ना सबका। किसी को देख रहे थे, अगर आपने एक फतह हासिल की कि आपने टीएमसी तोड़ दिया, पूरा टीएमसी, बाद में बोला बंदोपाध्याय कि हम जो है टीएमसी पर बाद में क्लेम करेंगे, वो तो कोर्ट बैटल होगा। तो जब आप टीएमसी पर कब्जा कर लिया है 20 तो वो जो है आकर के कितना जुबिलियंट होकर के बोलेगा कैसा ऐसा हो गया, हमने तो एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। लेकिन आप तो सबका देख रहे थे चेहरा, तो ये डीलेजिटिमाइज हो गया है पूरी तरह से, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में भी नहीं जा पाएंगे। ये आपको मैं बता देता हूं, मतलब उनको इतनी मुश्किल आने वाली है। तो वो जो है ना, वो कोई ममता बनर्जी ने नहीं किया, वो खुद ही हो गया, क्योंकि आप जो एक्ट कर रहे थे वही वो इतना डर्टी था कि उसके कारण खुद ही आपके चेहरे पर कालिक पुत गया है। तो आपने अपना चेहरा खुद ही मल लिया है उस पे कालिक, तो इसकी ये प्रॉब्लम आ गया। तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे जो लग रहा था कि टीएमसी एक रिसीविंग एंड पे है, उसको उन्होंने दबा दिया, दबोच लिया, अब तो उसको कूट के बराबर कर देंगे, वो नहीं है। ये जो है कोर्ट में भी वो जा रही है, और जैसे उनके एमपी, अब देखिए ये माइनॉरिटी ग्रुप है कीर्ति आजाद का, महुआ मोइत्रा का, उनके पास एमएलए मतलब एमपी कम हो गए, लेकिन उनकी आवाज देखिए आप और उनका फोर्स देखिए, वो बकायदा गद्दार बता रहे हैं और पूरी ताकत के साथ और पूरा मतलब एनर्जी के साथ। तो ये जो अंतर है ना, वो ये असर लाएगा मतलब जनता में। और ये जो बीजेपी का जो प्लान ये था कि टीएमसी को तहस नहस करके पॉलिटिक्स वहां का कंट्रोल कर लें, जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स है, जीत तो गए हैं आप किसी तरह से, लेकिन ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो वो जो उसका गेम प्लान है, वो हमको लग रहा है कि वो खुद ही बिखरने की स्थिति में आ रहा है। अभी बहुत अर्ली होगा उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, लेकिन आप इस तरह से फोर्स से आप एक पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा मुझको लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फोर्सली इस पॉलिटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी की सियासत, राहुल गांधी की सियासत, देश में जो चल रहा है उस पर हम चर्चा अभी कर रहे थे। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, अमलिंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका